सिविक्स का चैप्टर 2 फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इसका पार्ट 1 जारी हो चुका है। इसका पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसका पार्ट 2 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि एक जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है। जो भी इसके मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो किसके इलेक्शंस के थ्रू वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, और उनका टाइम पीरियड 5 साल का होता है। अगर मान लो कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जाते, कोई ऐसा टॉपिक, कोई टाइम आ जाता है कि उसे डिसॉल्व करना पड़े, तो गवर्नर जो होता है उसे डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व करना मतलब भंग करना, उसे भंग किया जा सकता है। विधान परिषद जो होता है परमानेंट हाउस होता है, उसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स जो होते हैं उसके रिटायर कर जाते हैं अपने पोजीशन को, और वो जो भी पोजीशन खाली रह जाता है उसे इलेक्शन के थ्रू फुलफिल किया जाता है। आप लोग को अच्छे से पता है इलेक्शंस क्या होते हैं। अब है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म हो गया मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलए होता है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी पब्लिक की तरफ से आता है। वो अपने एरिया के लोगों का निर्वाचन करता है, मतलब एक खास एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जो एमएलए होता है डायरेक्टली पीपल से इलेक्टेड होता है, यानी वोटिंग के थ्रू आता है। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं और उनका जो टाइम होता है वो 5 ईयर्स का होता है। अब मान लो किसी को एमएलए बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला है कि उसे इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए, उसका एज जो है 25 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, और वो कोई भी अपना जो पोस्ट है वो किसी प्रॉफिट के लालच में होल्ड नहीं कर रहा है, और वो मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। मेंटली अनस्टेबल मतलब दिमागी बीमार, और बैंकरप्ट मतलब जो भी उस पर मान लो कर्जदार नहीं होना चाहिए, किसी का पैसा हुआ नहीं लेना होना चाहिए। और ही शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ फॉर सम ग्रेव ऑफेंस, मतलब कोई भी अपराध जो होता है ना, क्रिमिनल एक्टिविटी, वो सब नहीं किया हुआ होना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इलेक्शंस होते कैसे हैं। मान लो कोई भी किसी को एमएलए बनना है तो उसको वो इलेक्ट कैसे होता है, उसके लिए है ये टॉपिक। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। वहां के जो खास एरिया के लिए वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो वहां के एरिया के लोग वोटिंग करते हैं, उसके थ्रू वो इलेक्ट होता है। और ये सब किसके अंडर में होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है, इसके अंडर में ये सब होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है वो ये सब का नोटिफिकेशन जारी करती है कि कब इलेक्शंस होंगे, उसके वोटिंग्स कब होंगे, किसे अपना नाम डालना है, किसे विड्रॉ करना है, ये सब सारा का डेट वो लोग दिखा देती हैं, और एक नॉमिनेशन फॉर्म क्रिएट करती हैं। अब जो वोटिंग होता है वो किसके गाइडेंस के अंडर में होता है? इलेक्शन कमीशन के गाइडेंस के अंदर में वोटिंग होता है सारा। और वोटिंग काउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है कि कौन जीता है ना, कौन रिप्रेजेंटेटिव बना है। और ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ये एमएलए बन जाते हैं, और एक विधानसभा को फॉर्म करते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं। जो कंस्टिट्यूएंसी होती है वो एक डिफाइन एरिया होती है जहाँ के वोटर्स वहाँ रहते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, यानी कि जो भी एमएलए होता है वो एक खास एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जो इंडिया का कोई भी स्टेट हो वो एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को के अंदर ही आता है, क्योंकि हर एक स्टेट डिवाइडेड है एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर में। और ये जो भी वहाँ के एमएलएज होते हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं, क्योंकि हर एक एमएलए कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ ही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एमएलए टू मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी जो भी हमारा मिनिस्टर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है वो पहले एमएलए ही होता है। तो कैसे वो बनता है एमएलए से चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर? तो ये पॉइंट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मेजॉरिटी क्या होता है, रूलिंग पार्टी क्या होता है, ऑपोजिशन क्या होता है। तो जो भी एमएलए होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो पूरे जो सीट्स होते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके सीट्स के आधे सीट्स अगर वो जीतता है किसी खास एरिया का तो वो मेजॉरिटी कहलाता है। आधे से अधिक अगर जीत रहा है तो मेजॉरिटी कहला रहा है। मेजॉरिटी वो सिचुएशन होता है जहाँ ग्रुप के हाफ मेंबर से ज़्यादा किसी एक डिसीजन को या एक आइडिया को सपोर्ट कर रहे हों। अब जो फाइनली मेजॉरिटी बन जाती है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है वही रूलिंग पार्टी भी कहलाती है, और बाकी मेंबर जो बचे हुए होते हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं वो अपोजिशन पार्टी में आ जाते हैं।
लेकिन वो भी हमेशा चेक करते रहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। मान लो कि अगर उसे कुछ पैसे मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम कराने के लिए, जैसे सड़क बनाने के लिए या कुछ भी वैसा कुछ सरकारी काम कराने के लिए, तो ये इस चेक में वो रहता है, जो अपोजिशन पार्टी रहता है वो देखता है कि वो सही से उस जगह खर्च हो रहा है या जो पैसा बचा वो कहाँ गया। तो इस तरह से वो लोग एक चेक में रहते हैं। और हम लोग ये सब इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो नीचे दिया हुआ है हमारा बॉक्स दिया हुआ है उसमें बताया हुआ उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट दिखाए हुए हैं। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं, देखो टोटल सीट हमारा यहाँ कितना है 403 है। यहाँ पे बीजेपी ने कितना जीता 311, उसी पार्टी में ये मिल गई एडी और एसबी एसपी, तो ये 9 जीता, ये 4 जीता, तो इसका टोटल गवर्नमेंट इसका कितना हो गया 324। तो ऑब्वियसली ये मेजोरिटी हो गया तो रूलिंग पार्टी भी हो गया, है ना। अब यहाँ पे जो अपोजिशन है ये सारे अपोजिशन के पार्टी, जिसमें सबसे ज्यादा एसपी ने लाया है। तो इस तरह से यहाँ पे सीट्स का डिवीजन हो गया है और जिसने जीता है वो मेजोरिटी में कौन आया, बीजेपी, और वही हमारा रूलिंग पार्टी भी बन गया। तो हमें पता है अभी कि उत्तर प्रदेश में किसका पार्टी चल रहा है, रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, है ना। हम इसे फिर से समझते हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूपी का है उसके टोटल 403 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। ओके, कंस्टिट्यूएंसीज, those who won the consist of the assembly election belonging to different political parties, यानी कि जो भी जीत रहा है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से आ रहा है, जो एमएलए बना हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से। टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी मीन्स टोटल नंबर ऑफ एमएलए, यानी कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एमएलए, यानी कि 403 हो गया। तो मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो देखो जो गवर्नमेंट बनेगा वही मेजोरिटी होगा, तो वो बनाने के लिए टोटल कितने सीट्स की जरूरत होगी, कितने एमएलए की जरूरत होगी, 202। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसी इकलौती पार्टी है जिसने ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, क्योंकि इसने 311 सीट जीते हैं 403 में, है ना। 403 टोटल थे जिसमें से 311 इसी के हो गए, बीजेपी के ही हो गया। इसी वजह से बीजेपी क्या बन गई, रूलिंग पार्टी बन गई, और जो बाकी के एमएलए बचे वो अपोजिशन पार्टी बन गए। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो अपोजिशन के पार्टी है वो एसपी है, 48 एमएलए उसमें आ गए हैं। अब जो पार्टी भी जीती है वो गवर्नर उसको क्या बुलाएगा, उसके गवर्नमेंट को बनाने के लिए। अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ नहीं जीती है तो कोलिजन का टाइम ये फॉर्म हो जाता है। अब जो मेजोरिटी की पार्टी है वह अपना एक लीडर चुनती है जिसे वो चीफ मिनिस्टर बना सके। जो गवर्नर है वो फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेता है और बाकी के फाइनल डिसीजन जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो बन जाते हैं पार्टी के द्वारा वही लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, इसे आप अच्छे समझ लीजिए। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।